तो बृहन्मुंबई महानगर पालिका माध्यमिक शिक्षण विभाग में आप सभी 9th के विद्यार्थियों का स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग कक्षा 9th में विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1 में जो आप लोगों का पहला प्रकरण है गति के नियम, जो इसके पहले भी आप लोगों ने साइंस 1 का जो लेक्चर अटेंड किया होगा उसमें कुछ टॉपिक्स आप लोगों ने पढ़े हैं, तो उसके आगे के जो टॉपिक्स हैं वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इस सेशन में सीखने वाले हैं। तो आज इस सेशन में हम लोग जो टॉपिक्स देखने वाले हैं वो हम लोग देखने वाले हैं दूरी और समय के बीच में आलेख, वेग और समय के बीच में आलेख और आलेख द्वारा गति संबंधी समीकरण। इन टॉपिक्स को आज हम लोग इस सेशन में सीखेंगे। आप लोग शांतिपूर्वक सारे सेशन को सुनिए। आप लोगों को कुछ न समझ में आए तो सेशन खत्म होने के बाद आप लोग जो भी आपके मन में डाउट्स है या क्वेश्चन है वो आप लोग पूछ सकते हैं। मेरा नाम नेहा सिंह है, मैं प्रभा देवी मनपा माध्यमिक स्कूल में टीचर हूँ। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने इसके पहले जो साइंस 1 का सेशन अटेंड किया होगा उसमें आप लोगों ने समान गति के लिए दूरी और समय का आलेख आप लोगों ने ऑलरेडी एक बार पढ़ा हुआ है। तो अब हम लोग उसके आगे का स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम लोग असमान गति के लिए दूरी और समय के आलेख की क्या प्रकृति होती है, या जब हम लोग असमान गति के लिए दूरी और समय के बीच में आलेख खींचेंगे तो उसका नेचर क्या होगा या उसकी प्रकृति क्या होगी, वो हम लोग आज सीखने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर टेबल में जो समय है वो हम लोगों ने सेकेंड्स में लिया है, जो दूरी है वो हम लोगों ने मीटर में ली है। ठीक है, तो ये जो है आलेख है, ये असमान गति है। तो जो गति है उसमें समानता नहीं है, उसमें क्या है, वेरिएशन है, या देखा जाए तो उनके बीच में परिवर्तन। जैसे समय हम लोग देख रहे हैं, समय एक समान रूप से बढ़ रहा है, लेकिन जो गति है वो समान रूप से नहीं बढ़ रही है। जो समय है 5, 10, 15 एक तरीके से समान रूप से बढ़ रहा है, लेकिन जो दूरी है वो जो है वो समान रूप से नहीं बढ़ रही। उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है, वो असमान है। तो इन दोनों के बीच में आज हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, और ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं कि कैसा हमको ग्राफ का नेचर या ग्राफ की प्रकृति मिलती है। ठीक है, तो ये है दूरी और समय का आलेख। तो आप लोग पहले से पढ़ते आए हैं, जब भी हम लोग आलेख की बात करते हैं या आलेख ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहला या सबसे इम्पोर्टेंट होता है पैमाना। बिना पैमाने आप गणित में पढ़ रहे हैं चाहे विज्ञान में पढ़ रहे हैं, आप कोई भी आलेख ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले लेंगे पैमाना। तो पैमाना हम लोग क्या लेंगे, एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 सेकेंड लेंगे और वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 20 मीटर लेंगे। ठीक है, तो एक्स अक्ष पर हम लोग समय लेंगे और वाई अक्ष पर हम लोग दूरी लेंगे। और ये जो हमको पॉइंट्स दिख रहे हैं आप लोगों को, ये पॉइंट्स करस्पॉन्डिंग प्लॉट्स करेंगे। मतलब जब 5 सेकेंड है तो दूरी कितनी है, 7। जब 10 सेकेंड है तो दूरी कितनी है, 12। तो ये जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स है ये हम लोग प्लॉट करने वाले हैं। तो जब हम लोग ये करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स प्लॉट करेंगे, तो जब हम लोग ऐसे करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स प्लॉट करेंगे इस प्रकार से, तो हम लोग को ये ग्राफ मिलेगा। 5 के लिए जैसे मैंने बताया, 5 के लिए दूरी कितनी है, 7, तो ये हो गया पहला पॉइंट। उसके बाद 10 के लिए दूरी है 12 मीटर, तो ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। 15 सेकंड के लिए दूरी है 20 मीटर, तो ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। इस प्रकार के जो जितने पॉइंट्स है जब हम लोग उसको प्लॉट करेंगे, और वो पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद जब हम लोग उन पॉइंट्स को आपस में जोड़ेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि हम लोगों को सीधी रेखा नहीं मिल रही है। तो जो पॉइंट्स है जब उनको हम लोग जोड़ेंगे तो हमको जिगजैग पैटर्न में या एक तरीके से कहे कि आड़ी टेढ़ी रेखा मिलेगी। लेकिन इसके पहले बच्चों आप लोगों ने जो समान गति के लिए दूरी और समय का आलेख जब आप लोगों ने पढ़ा था, उसमें जब आप लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया था तब आप लोगों को एक सीधी रेखा मिली थी, सरल रेखा मिली थी। लेकिन ये क्या है, इसमें है गति जो है वो असमान है, समान नहीं है। इसीलिए जब हम लोग समय और दूरी का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हम लोगों को जो ग्राफ की प्रकृति या नेचर मिलेगा वो एक जिगजैग पैटर्न में होगा या आड़ी टेढ़ी रेखा मिलेगी, ना कि एक सरल रेखा मिलेगी। ठीक है,
और इसके अलावा आप लोगों को एक क्वेश्चन भी ये दिया है कि जब हम लोग असमान गति, आपके बुक में दिया है क्वेश्चन कि असमान गति के लिए जब हम लोग आलेख प्लॉट करते हैं तो समानुपात से इसका कुछ संबंध है क्या? तो जब हम लोग असमान गति के लिए दूरी और समय का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इसका समानुपात से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये जो है एक पैरेलल वे में नहीं बढ़ रहा है। जैसे समय और दूरी जो है वो अलग अलग बढ़ रही है। जो समय है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है 5, 10, 15, लेकिन जो दूरी है, दूरी के बीच का जो परिवर्तन है या अंतर है वो समान नहीं है, इसलिए इसका समानुपात से संबंध नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोगों का हो गया पहला असमान गति के लिए दूरी और समय का आलेख। उसके बाद हम लोग आगे का टॉपिक देखेंगे एक समान गति के लिए वेग और समय का आलेख। ठीक है, अब यहाँ पर एक समान गति हो गई है, लेकिन जो हम लोग को आलेख खींचना है वो किसके बीच में है? वेग और समय के बीच में। ठीक है, हम लोगों को दिया हुआ है कि एक रेलगाड़ी जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के एक समान वेग से सतत रूप से गतिशील है। तो रेलगाड़ी का जो वेग है वो कांस्टेंट है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो एक समान गति के लिए वेग और समय, समय जो हम लोगों ने घंटे में लिया है, इसका हम लोग आलेख जब प्रदर्शित करेंगे तो इस प्रकार से इसका ये आलेख बनेगा जो हम लोग को दिख रहा है स्क्रीन पे। ठीक है, और इस आलेख पर ही आधारित हम लोगों को बुक में दो क्वेश्चन दिया हुआ है। तो उनमें से पहले हम लोग पहला वाला क्वेश्चन देखने वाले हैं कि पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन ये दिया है, पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि जो रेलगाड़ी है उसका वेग जो है वो कांस्टेंट है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन क्या दिया? हमको क्वेश्चन ये दिया है कि रेलगाड़ी द्वारा 2 से 4 घंटों के बीच तय की गई दूरी कैसे ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, तो ये जो इसका वेग यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कांस्टेंट है, सीधा है, ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो जब 2 घंटे और 4 घंटे इनके बीच में उसने कितनी दूरी तय की है रेलगाड़ी ने, वो हम लोगों को ज्ञात करना है। ये हम लोगों को पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वाला पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन ये था, रेलगाड़ी द्वारा 2 से 4 घंटों के बीच तय की गई दूरी कैसे ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, तो समय बराबर होगा 2 घंटा। समय 2 घंटा इसलिए होगा क्योंकि 2 घंटे से 4 घंटे के बीच में अगर अंतर निकालेंगे, 4 और 2 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? इन दोनों के बीच का अंतर स्क्रीन में, हाँ, इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 2 और 4 के बीच का अंतर 2 घंटे। तो समय हो गया हम लोग के पास 2 घंटे। उसके बाद वेग हम लोगों को स्टार्टिंग में ही दिया है कि रेलगाड़ी का जो वेग है वो कांस्टेंट है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो तय की गई दूरी, तो अभी 2 से 4 घंटे के बीच में रेलगाड़ी ने कितनी दूरी तय की गई है वो कैसे निकालेंगे? दूरी बराबर हम लोग लेंगे वेग गुणे समय। तो वेग हम लोगों को दिया हुआ है, वेग हम लोग को दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, समय दिया हुआ है हम लोगों को 2 घंटा। तो इनके बीच में गुणा करेंगे, 60 और 2 में गुणा करने पर आ जाएगा हम लोगों को 120 किलोमीटर। ठीक है, ये जो घंटा है और ये वाला घंटा, ये दोनों क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा, और हमारे पास 60 और 2 में गुणा करने पर 120 मिलेगा, और जो दूरी है वो आएगी 120 किलोमीटर। तो इस प्रकार से रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी जो होगी वो होगी 120 किलोमीटर। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के बुक में नहीं दिया हुआ है, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, क्योंकि ये आप लोगों के बुक में नहीं सॉल्व किया हुआ है। तो इसके आगे का हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। ये था हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसके आगे हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोगों को, क्या 2 से 4 घंटों के बीच रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी और आकृति के एक चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल में संबंध है क्या? ये पहला है। और इसी में एक और क्वेश्चन है, यहाँ गाड़ी का त्वरण कितना है? ठीक है, ये हम लोगों का जो ग्राफ है जिसमें गाड़ी जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। अब इसमें हमको क्या क्वेश्चन दिया है कि जो गाड़ी ने 2 से 4 घंटे के बीच में दूरी तय की थी,
इसके पहले जो हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो कितना आया था 120 किलोमीटर। तो वो जो 120 किलोमीटर आया उसके बीच में प्लस ये जो हम लोगों को चतुर्भुज दिख रहा है 2 से 4 किलोमीटर के बीच में, अगर ये जो 2 से 4 किलोमीटर है इसको हम लोग अगर जब जोड़ते हैं तो ये जो चतुर्भुज बन रहा है, तो इनके बीच में कोई संबंध है क्या, ये हम लोगों को बताना है। ठीक है, मतलब 2 से 4 घंटे के बीच में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी और 2 से 4 घंटे के बीच में बने हुए चतुर्भुज के क्षेत्रफल में कोई संबंध है कि नहीं। तो जब हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था तो हम लोग को आंसर मिला था 120 किलोमीटर। तो अब हम लोग देखते हैं कि 2 से 4 घंटे के बीच में बने हुए चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या मिलता है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। चतुर्भुज ABCD, ये आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है चतुर्भुज ABCD। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ABCD का लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा गुणे चौड़ाई लेंगे 2 घंटे, दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पे भी घंटा घंटा कैंसिल हो जाएगा, बाय मिस्टेकली यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे 120 किलोमीटर आएगा, घंटे घंटे कैंसिल हो जाएगा और आंसर जो रहेगा वो 120 किलोमीटर रहेगा। तो जब हम लोगों ने चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकाला है वो भी हमको 120 किलोमीटर निकला है, और जो हम लोगों ने गाड़ी का दूरी तय की थी 2 से 4 घंटे के बीच में, वो भी हम लोगों को 120 किलोमीटर मिला था। मतलब दोनों जो है, दोनों का आंसर हम लोगों को क्या मिला है, सेम मिला है। तो बच्चों ये ध्यान रखना, यहाँ पे ये घंटा घंटा कैंसिल हो जाएगा, आंसर में सिर्फ 120 किलोमीटर आने वाला है। उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ गाड़ी का त्वरण कितना है। ठीक है, यहाँ गाड़ी का त्वरण 0 होगा। गाड़ी का त्वरण इसलिए 0 होगा क्योंकि गाड़ी जो है वो कांस्टेंट चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे से। गाड़ी के जो वेग है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, इसीलिए जो गाड़ी का त्वरण होगा वो क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने 2 ग्राफ पढ़ लिए हैं और 2 ग्राफ दूसरे वाले ग्राफ से रिलेटेड हम लोगों के पास ये 2 क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के बुक में नहीं सॉल्व किया है, जो चाहता है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग आगे के टॉपिक पे जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे एक समान त्वरित गति के लिए वेग और समय का आलेख। ठीक है, यहाँ पर त्वरित गति तो है लेकिन एक समान है। ठीक है, त्वरण मतलब होता है जब वेग में परिवर्तन होता है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, त्वरित गति जरूर है लेकिन यहाँ की जो गति है वो एक समान है। मतलब जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है वो एक समान हो रहा है, तो जो डिस्टेंस या वेग में परिवर्तन होगा वो एक समान होगा, इसीलिए इसका नाम दिया हुआ है एक समान त्वरित गति। तो उसके लिए हम लोग वेग और समय का आलेख देखेंगे। तो निश्चित समयावधि अनुसार कार के वेग में होने वाले परिवर्तन सारणी में दिए गए हैं। तो इस प्रकार से ये हम लोगों ने टेबल बनाया है सारणी। समय देख रहे हो आप लोग, समय में 5-5 का डिफरेंस है। उसी प्रकार वेग में भी, जैसा हम लोगों ने असमान गति में पढ़ा था, उसमें जो दूरी थी उसमें दूरी जो थी वो अलग अलग थी। यहाँ पर देखोगे आप, वेग जो है वेग समान है, समान इन द सेंस उनके बीच का डिफरेंस समान है, वेग समान नहीं। जैसे कि 8 है, 8 के बाद 16 हुआ है, 16 के बाद 24 हुआ है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, समान है। तो इसीलिए त्वरण तो है इसमें, लेकिन ये क्या है, एक समान त्वरित गति है। तो जब हम लोग ये समय और वेग का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इस प्रकार से हम लोगों को एक सरल रेखा मिलेगी। ठीक है, जब हम लोगों ने असमान गति के लिए किया था तो हम लोगों को सरल रेखा, उसमें हम लोगों ने दूरी और समय का ग्राफ प्लॉट किया था, तो उसमें हम लोगों को असमान रेखा मिली थी, मतलब जिगजैग टाइप। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे तुम लोग देखोगे जैसा समय बढ़ रहा है उसी हिसाब से वेग में भी क्या है, जो उनके बीच का अंतर है वो समान है। तो इसीलिए जब हम लोग इनका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हम लोगों को एक सरल रेखा मिलेगी। ठीक है,
तो निश्चित समयावधि में वेग में समान परिवर्तन होता है। यह वेग त्वरित है और त्वरित एक समान है। प्रत्येक 5 सेकंड में वेग में कितना परिवर्तन होता है? क्या देखा था आप लोगों ने? प्रत्येक 5 सेकंड में वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है? डिफरेंस कितना है? आप लोग लास्ट में जब सेशन खत्म होगा तो मुझे बताना वेग में डिफरेंस कितना है। ये जो वेग दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे, तो ये जो दो वेगों के बीच में डिफरेंस कितना है जब सेशन खत्म होगा, तो ये आप लोग मुझे लास्ट में बताना। सभी एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय आलेख एक सरल रेखा ही होता है। जब भी एक समान त्वरित गति है और उसका हम लोग आलेख प्लॉट करेंगे वेग समय का, वो हमेशा हम लोगों को सरल रेखा ही मिलेगी। थर्ड पॉइंट ये है कि असमान त्वरित गति के लिए वेग समय आलेख समयानुसार त्वरण में होने वाले परिवर्तन के अनुसार किसी भी आकार का हो सकता है। ठीक है, जब एक समान त्वरित गति है तो हम लोग उनके पॉइंट्स प्लॉट करेंगे तो हम लोगों को इस प्रकार से सीधी रेखा मिलेगी। लेकिन अगर असमान त्वरित गति है और हम लोग जब उनके पॉइंट्स प्लॉट करेंगे तो हम लोग को जो ग्राफ मिलने वाला है वो किसी भी आकार का हो सकता है। हम लोग उसका आकार निश्चित नहीं बता सकते। जैसे इसका आकार हम लोग निश्चित बता सकते हैं कि इसका आकार क्या होगा, एक सरल रेखा होगी। लेकिन अगर असमान त्वरित गति है तो हम लोग उसका आकार नहीं बता सकते। वो असमान, वो उसका आकार जो हो सकता है वो परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, ठीक है। अब ये जो आलेख हम लोगों ने देखा था एक समान त्वरित गति के लिए, तो आलेख की सहायता से हम लोगों को एक और क्वेश्चन सॉल्व करना है कि आलेख की सहायता से कार द्वारा 10 सेकंड से 20 सेकंड की समयावधि के बीच तय की गई दूरी हम रेलगाड़ी के पिछले उदाहरण की तरह ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कार का वेग स्थिर न रहकर एक समान त्वरण के कारण सतत रूप से परिवर्तित हो रहा है। अब आपको ये याद करना है, जो हम लोगों ने रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन देखा था उसमें जो कार का वेग था वो कांस्टेंट था, 60 किलोमीटर था। यहाँ पर एक समान त्वरित गति है लेकिन यहाँ पे वेग जो है वो परिवर्तित हो रहा है। तो अगर हम लोगों को इसमें 10 सेकंड से 20 सेकंड के बीच में कार ने कितनी दूरी तय की है ये ज्ञात करना है, तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे वो हम लोग को देखना है। जैसे वो क्वेश्चन में क्या था, वो क्वेश्चन में था कि 2 से 4 घंटे के बीच में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बताओ। ये क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन में 10 से 20 सेकंड के बीच में कार द्वारा तय की गई दूरी, लेकिन उसमें क्या था, जो वेग था वो कांस्टेंट था, 60 किलोमीटर हम लोग को मालूम था प्रति घंटा। लेकिन इसमें जो है वेग कांस्टेंट नहीं है, एक समान जरूर है लेकिन कांस्टेंट नहीं है। तो इसमें हम लोग कैसे दूरी ज्ञात करेंगे वो हम लोग सीखेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो कार के जो औसत वेग का उपयोग करके हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग वेग ज्ञात कर सकते हैं कि कार का वेग क्या है। तो जो वेग है उसका हम लोग औसत निकालेंगे। तो जैसे आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है 10 सेकंड पे कार का वेग यहाँ पर कितना है, 16, ठीक है, 16 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे जब 20 सेकंड है, 20 सेकंड पे कार का वेग कितना है, 32 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 16 और 32 दोनों का औसत निकालेंगे। ठीक है, तो कार का औसत वेग बराबर क्या करेंगे, औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग 32 और 16 को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। 32 और 16 को जोड़ने पे 48 आएगा और 2 से भाग देने पर हम लोग को मिलेगा 24 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसमें हम लोगों को बच्चों वेग दिया हुआ नहीं था क्योंकि वेग उसका जो है वो त्वरित वेग है, कांस्टेंट नहीं है। रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन में क्या था, वेग कांस्टेंट था, तो हमको मालूम था 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन ये वाले क्वेश्चन में जो वेग है वो त्वरित वेग है, वो बदल रहा है। तो जब बदल रहा है तो हम लोग कैसे किसी दो पॉइंट के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, उन दो पॉइंट के बीच का जो वेग है उसका औसत निकाल लिया। तो जैसे 10 सेकंड के लिए
यहाँ पे 16 मीटर प्रति सेकंड है, और यहाँ पे 20 सेकंड के लिए यहाँ पर है 32 मीटर प्रति सेकंड। तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। औसत निकालना आप लोगों को आता ही है, तो यहाँ पर औसत वेग, कार का औसत वेग मिलेगा हम लोगों को 24 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब हम लोगों को वेग मिल गया है और समय क्या है 10 सेकंड और 20 सेकंड, इनके बीच का दूरी ज्ञात करना है। तो 10 और 20 10 और 20 के बीच की दूरी कितनी होगी, 20 में से 10 जाएगा, आप लोगों को मालूम है कितना आता है, तो 20 में से 10 जाएगा, 10 मिलेगा हम लोगों को। तो दूरी बराबर होगा 24 मीटर प्रति सेकंड, ये जो वेग है, और समय कितना है 10 सेकंड। फिर इसका क्या करेंगे हम लोग, इस प्रकार से गुणा कर देंगे और हमको दूरी मिलेगी 240 मीटर। ठीक है, सेकंड सेकंड कट जाएगा और जो दूरी मिलेगी वो होगा हमारा 240 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम लोग को जो वेग दिया है वो कांस्टेंट नहीं है, तो हम लोग उसका औसत ज्ञात कर कर भी किसी दो पॉइंट्स के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, न्यूटन द्वारा प्रतिपादित 3 गति संबंधित समीकरण। ये समीकरण आपको ये स्टैंडर्ड में भी काम आएगा, आगे भी काम आएगा, इसलिए आप लोग जरा ध्यान से इसको पढ़ेंगे, समझेंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो सर आइजैक न्यूटन है, उन्होंने गति संबंधित तीन समीकरण प्रतिपादित किए थे। न्यूटन ने पिंड की गति का अध्ययन किया और बाद में गति संबंधी 3 समीकरण का समुच्चय प्रतिपादित किया। एक रेखा में गतिशील पिंड में, किसी एक रेखा में गतिशील पिंड के विस्थापन, वेग, त्वरण और समय में संबंध इन समीकरणों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। ठीक है, तो न्यूटन ने जो 3 गति संबंधित समीकरण बताए हैं वो किस बारे में है, वो एक सरल रेखा में गतिशील जो पिंड है उसके विस्थापन, वेग, त्वरण और समय के बीच में क्या संबंध है वो हम लोगों को इस समीकरणों द्वारा सीखने को मिलेगा। ठीक है, एक पिंड प्रारंभ में, मान लो एक पिंड जो है वो प्रारंभ में u वेग से सरल रेखा में गतिशील है। समय के अंतर्गत त्वरण के कारण वह अंतिम वेग v प्राप्त करता है और उसका विस्थापन s होता है। तो तीनों समीकरणों का समुच्चय इस प्रकार मिलेगा। ठीक है, पिंड का प्रारंभ वेग u है और उसका अंतिम वेग अगर v है और उसके द्वारा किया गया विस्थापन अगर s है, तो हम लोगों को इस प्रकार के 3 समीकरण, अगर t समय में ये विस्थापन हुआ है तो इस प्रकार से हम लोगों को ये 3 समीकरण मिलेंगे। तो पहला समीकरण है v बराबर u प्लस एटी, v बराबर u प्लस एटी, ये जो समीकरण है वह वेग और समय में संबंध दर्शाता है। दूसरा जो समीकरण है s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यह विस्थापन और समय में संबंध दर्शाता है। तीसरा जो समीकरण है वो है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, यह विस्थापन और वेग में संबंध दर्शाता है। इस प्रकार से जो न्यूटन ने 3 समीकरण हमको प्रतिपादित किए हैं, जो समय, वेग, विस्थापन, इन सब के बीच में संबंध दर्शाते हैं, वो इस प्रकार से ये तीनों समीकरण हैं। ठीक है, अब ये जो तीनों समीकरण हैं इसको हम लोग आलेख द्वारा एक तरीके से इसका हम लोग सत्यापन करेंगे, तीनों समीकरण को एक एक करके। ठीक है, तो पहला समीकरण लेंगे। तो पहला समीकरण हम लोगों को दिया हुआ है v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी। ये जो समीकरण है ये वेग और समय में संबंध बताता है। ठीक है, ये इस प्रकार से हम लोगों ने एक ग्राफ प्लॉट कर लिया है वेग और समय के बीच में। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर कोई पिंड है, ये पॉइंट, ये जो O है, O पे कोई पिंड है। ठीक है, वो यहाँ से गतिशील होता है। पिंड मतलब कोई भी वस्तु समझ लो, किसी भी चीज को हम लोग फिजिक्स की भाषा में यूज करने के लिए पिंड यूज करते हैं। गाड़ी हो गया, कार हो गया, ऐसे अलग अलग वर्ड यूज करने की बजाय फिजिक्स में पिंड ही यूज किया जाता है। तो कोई पिंड है जो O से सरल रेखा में गतिशील है D तक, उसके बाद यहाँ से
उसने अपनी दिशा बदली है और यहाँ से उसने पॉइंट बी तक दूरी ज्ञात की, एक तरीके से दूरी तय की। ठीक है, तो पिंड का प्रारंभिक वेग जो था, पिंड जो स्टार्ट किया था, वो स्टार्ट से जो सरल रेखा में गतिशील था वो कहां से तक था, ओ से यू तक था। तो पिंड का प्रारंभिक वेग हम लोग को मिलेगा u बराबर होगा ओडी, u बराबर हो जाएगा ओडी। अब पिंड का अंतिम वेग, पिंड का अंतिम वेग जो पिंड चल रहा था, यहां से चलने के बाद वो यहां तक गया और पॉइंट बी तक चला। ठीक है, पॉइंट बी को अगर हम लोग ग्राफ से रिलेट करते हैं तो ग्राफ से रिलेट करने पर वो पॉइंट सी को कनेक्ट होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट बी को अगर हम लोग ग्राफ से जोड़ते हैं कि ग्राफ में वो कहाँ कनेक्ट हो रहा है, तो पॉइंट सी पे कनेक्ट होगा। तो पिंड यहां से स्टार्ट किया था चलना पॉइंट ओ से, और कहां तक चला है, पॉइंट सी से। तो पिंड का अंतिम वेग जो होगा वो होगा ओसी। तो पिंड का अंतिम वेग v बराबर होगा ओसी। पिंड का प्रारंभिक वेग, पिंड के प्रारंभिक वेग या स्टार्टिंग वेग को u से दर्शाते हैं और पिंड के अंतिम वेग को v से दर्शाते हैं। तो पिंड का स्टार्टिंग वेग या प्रारंभिक वेग होगा ओडी और पिंड का अंतिम वेग होगा ओसी। कालावधि, समय, समय कितना लगा उसको यहां से यहां तक जाने के लिए, तो हम लोगों ने यहाँ पर समय लिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे ये पॉइंट को, ये जो बी पॉइंट है जहां तक वो गया है, इसको अगर हम लोग समय वाले एक्स एक्सिस से जोड़ेंगे तो वो यहाँ तक पॉइंट ई तक जुड़ेगा। तो यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ तक हम लोग उसका समय ज्ञात करेंगे। तो समय हो जाएगा ओई। तो समय बराबर हो जाएगा ओई। तो समय को दर्शाने के लिए हम लोग टी यूज करते हैं। तो समय बराबर ओई। अब हम लोग त्वरण, जैसे तुम लोगों ने आगे के इसके पहले प्रकरण में पढ़ा हुआ है कि त्वरण बराबर होता है, त्वरण को दर्शाने के लिए हम लोग स्मॉल ए का यूज करते हैं और त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। तो वेग में परिवर्तन कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, वेग में परिवर्तन ज्ञात करेंगे अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। तो हम लोगों का अंतिम वेग क्या था, ओसी, प्रारंभिक वेग क्या था, ओडी। ठीक है, बटे समय क्या है हम लोगों का, टी। तो हम लोग यहाँ पर ओसी माइनस ओडी बटे टी करेंगे, क्योंकि पिंड का अंतिम वेग ओसी यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है, ये जो था उसका अंतिम वेग, और पिंड का प्रारंभिक वेग क्या था जो स्टार्ट किया था सरल रेखा में, वो था ओडी। तो जब हम लोग इसका त्वरण ज्ञात करेंगे कि कितना उसका परिवर्तन हुआ है कितने समय में, तो वो आएगा ओसी माइनस ओडी बटे टी। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा कि CD बराबर अचानक से एटी आ गया। तो CD बराबर एटी कैसा है वो हम लोग अभी देख लेंगे। कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है पिंड का त्वरण बराबर हम लोगों को क्या मिला है, ए बराबर हम लोग के पास है ओसी माइनस ओडी बटे टी। ठीक है, तो जब ओसी माइनस ओडी है, ये ओसी है और उसमें से हम लोगों को ये ओडी, ये वाला इतना भाग माइनस करना है। अगर हम लोग इतना भाग माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, सीडी बचेगा। ये जो पूरी लाइन है ओसी वाली, इसमें से हम लोगों को ओडी वाला इतना पार्ट माइनस करना है। तो माइनस करने के बाद हमारे पास ये वाला पार्ट बचेगा, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, सीडी। तो माइनस करने के बाद हम लोगों को मिलेगा ए बराबर सी डी बटे टी। ठीक है, अब क्या करेंगे, सीधे गुणा कर देंगे। तो टी का गुणा यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक मानेंगे, तो इसका गुणा यहाँ पर। तो हम लोगों को गुणा करने पर सी डी बराबर मिलेगा ए टी। ए का गुणा जब टी में होगा तो सी डी बराबर, इसलिए हम लोग को ज्ञात होगा ए टी। तो इसीलिए आगे तुम लोग देखोगे यहाँ पर तुम लोगों को मिल रहा है सी डी बराबर ए टी। ठीक है, क्योंकि ओसी माइनस ओडी बराबर होगा सीडी। आलेख के अनुसार बी बराबर होगा बी ए प्लस ए। जो ये आलेख है इसके अनुसार अगर हम लोग ये बी है इस लंबाई को देखेंगे तो ये कैसे मिलेगा हम लोगों को, ये बी ए प्लस ए, इन दोनों को प्लस करके मिलता है। ठीक है, और ये जो है ये वाला जो
स्टेप है, ये स्टेप आपको ध्यान रखना है, सी डी बराबर 80, क्योंकि ये आगे आने वाले दोनों समीकरण में भी इसका यूज होने वाला है। और ये भी स्टेप आप ध्यान रखिए कि बी बराबर कैसे है, बी है बी ए प्लस ए, इन दोनों को जोड़ने पर हमको बी मिलेगा। अब पिंड का जो अंतिम वेग है v जैसे ये है, ये पूरी लाइन कैसे हम लोगों ने ज्ञात की, बी ए प्लस ए, वैसे ही अगर हम लोग पिंड का अंतिम वेग ज्ञात करेंगे जो है v, यानी v मतलब कहाँ तक है, ओसी तक है, तो ओसी कैसे मिलेगा हमको, ओसी मिलेगा ओडी प्लस सीडी, इन दोनों को जोड़कर सीडी और ओडी को जोड़ेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, ओसी मिलेगा। और ओसी क्या है, पिंड का अंतिम वेग है। अब क्या करेंगे, सीडी का मान रख लेंगे। हम लोगों को यहाँ पे देखा है सीडी का मान कितना मिला है, हम लोगों ने जो ज्ञात किया था सीडी का मान हमको 80 मिला है। और ओडी का मान क्या है, प्रारंभिक वेग ओडी बराबर क्या है, यू है, तो v बराबर 80 प्लस यू। तो इस प्रकार से ये v इज इक्वल्स टू यू प्लस, यू को आगे कर देंगे, 80 को पीछे कर देंगे क्योंकि दोनों के बीच में प्लस है, तो आगे पीछे लिख सकते हैं। यह गति संबंधी पहला समीकरण है। तो इस प्रकार से आप लोगों को यह गति संबंधी पहला समीकरण मिला। ठीक है, अब इसी पे कुछ पॉइंट्स याद रखना है, जैसे कि सी डी बराबर 80 है, और ये भी याद रखना है कि ए बी और सी डी बराबर है, इन दोनों की लंबाई बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है ये एक प्रकार से एक आयत है, और आयत की सम्मुख भुजा की लंबाई बराबर होती है। तो इसलिए ये भी याद रखना है और ये भी याद रखना है, क्योंकि आगे के जो दोनों समीकरण है उसमें हमको इसका यूज होने वाला है। तो ये था हमारा गति संबंधित पहला समीकरण, जिसमें हम लोगों ने देखा v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80। विस्थापन समय संबंध का समीकरण। ठीक है, माना किसी पिंड ने एक समान त्वरण a के अनुसार समय t में कोई दूरी s तय की है। आलेख के अनुसार तय की गई दूरी ये चतुर्भुज DOEB के क्षेत्रफल द्वारा ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने देखा पिंड जो है वो यहाँ से चला, यहाँ से चलने के बाद वो यहाँ तक, ये पॉइंट तक चला। ठीक है, तो ये जो पॉइंट तक उसने चला, तो इसमें उसने कितनी दूरी ज्ञात की, अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक चतुर्भुज बन रहा है, जिस चतुर्भुज का नाम है DOEB। ठीक है, चतुर्भुज का नाम है DOEB। तो ये जो चतुर्भुज बन रहा है, इसमें अगर आप और ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक आयत है नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ एक त्रिभुज है, दोनों को मिलाकर ये चतुर्भुज बन रहा है। तो ये जो चतुर्भुज है DOEB, इसमें आप लोग देखेंगे कि एक नीचे की तरफ आयत है और ऊपर क्या है, त्रिभुज है। तो इन दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, और क्षेत्रफल ज्ञात करके जोड़ देंगे, तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी हम लोगों को आसानी से मिल सकती है। ठीक है, तो चतुर्भुज DOB का क्षेत्रफल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम लोगों के देखा नीचे आयत है और ऊपर त्रिभुज है, तो आयत और त्रिभुज दोनों का क्षेत्रफल निकाल के हमको क्या करना है, उन दोनों को जोड़ना है। तो पहले आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, आयत DOEA का, और उसके साथ ही साथ त्रिभुज DAB का क्षेत्रफल। अब आयत का क्षेत्रफल आप लोगों को मालूम है क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, ये सब जो मान थे हम लोगों ने जो पहले समीकरण के टाइम आपको मैंने बोला था कुछ मान याद रखना है, वही मान अभी हम लोग डालने वाले हैं। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि AE बराबर U आएगा, AE बराबर U आएगा। AE बराबर U क्यों आएगा, क्योंकि OD बराबर U है, और आयत ये कहीं ना कहीं हमको दिख रहा है कि ये एक आयत है, आयत की सम्मुख भुजा क्या होती है, एक दूसरे के बराबर होती है। तो OD बराबर अगर U है, तो OD बराबर U है, तो AE बराबर तो AE बराबर तो AE बराबर भी U आएगा। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमको दिख रहा है कि DA बराबर
डीए बराबर यहाँ पे ओई बराबर यहाँ पे टी है, तो डीए बराबर भी कितना होगा, टी होगा, क्योंकि आयत की सम्मुख भुजा क्या होती है, एक दूसरे के बराबर होती है। ठीक है, और ए बी बराबर ए टी है, ये हम लोगों को मालूम है। ए बी बराबर सी डी था, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। ए बी बराबर सी डी किस प्रकार से था, ये ए बी और ये सी डी, इन दो की लंबाई बराबर होगी। क्यों? क्योंकि ये आयत है और आयत की सम्मुख भुजा की लंबाई बराबर होगी। ठीक है, अब जो हम लोगों को मान मिला है वो सब मान हम लोग रख देंगे। तो मान में हम लोग क्या रखेंगे, ये इसमें हम लोग मान प्लॉट करने, जो जो हम लोगों को वैल्यू मिली है वो हम लोग सब इसमें प्लॉट करने वाले हैं। ए गुणे ओई प्लस हाफ ए बी इंटू डी ए। तो मान जब हम लोग प्लॉट करेंगे तो देखो कैसा आएगा कि S बराबर ए का मान क्या है, U, तो ए की जगह हम लोग लिखेंगे U। उसके बाद क्या है, गुणे ओई का मान क्या है, T, तो उसकी जगह हम लोग लिखेंगे T प्लस हाफ ए बी का मान जो है हम लोगों को क्या मिला है, ए बी का मान यहाँ पे हम लोग नीचे देख रहे हैं, ए बी का मान है 80, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 80। ठीक है, और डीए का मान यहाँ पर क्या दिया हुआ है, टी, तो यहाँ पर डीए का मान आएगा टी। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग ये जब मान रखेंगे तो मान रखने के बाद आगे क्या करना है, आगे इनके बीच में जो भी गुणा है वो हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे इस तरफ गुणा हो जाएगा, ए टी और टी का गुणा हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा टी स्क्वायर, बाकी किसी में गुणा नहीं होगा। तो इस प्रकार हम लोगों को गति संबंधी दूसरा समीकरण मिलेगा, जो है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा गति संबंधी दूसरा समीकरण। थोड़ा चीजें आप लोगों के लिए नए हैं, ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा आप लोगों के लिए। इसके बाद हम लोग गति संबंधी तीसरा समीकरण देखेंगे, ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। ये जो समीकरण है ये विस्थापन और वेग के बीच में संबंध दर्शाता है। सेम आलेख हम लोग यूज करने वाले हैं। तो जैसा हम लोगों ने देखा था कि पिंड द्वारा तय की गई दूरी चतुर्भुज DOB के क्षेत्रफल द्वारा ज्ञात की जा सकती है, वैसे हम लोग देखेंगे अगर ये चतुर्भुज जो DOEB है ये एक प्रकार से समलंब चतुर्भुज है। अगर आप लोग आकृति ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, एक प्रकार से समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज की कोई दो भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो अभी हम लोगों ने जो क्षेत्रफल ज्ञात किया था इसके पहले वो कैसे किया था, ये आयत का निकाला था और त्रिभुज का निकाल के दोनों को जोड़ दिया था। लेकिन अगर हम लोग इसको समलंब चतुर्भुज मानकर क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो भी हम लोग पिंड के द्वारा तय की गई दूरी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम लोग जो क्षेत्रफल निकालेंगे वो समलंब चतुर्भुज मानकर निकालने वाले हैं। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज DOEB का क्षेत्रफल, ये जो दिख रहा है आप लोगों को DOEB का क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योगफल गुणे समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। ठीक है, समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योगफल। तो समांतर भुजा आप लोगों को क्या दिख रही है, इसमें इसमें समांतर भुजा है OD और यहाँ पे ये है B। तो हमको क्या करना है, 1/2 गुणे जो समांतर भुजा है OD और B, इन दोनों को जोड़ना है गुणे इन दोनों के बीच की दूरी। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, OE, गुणे OE लिखना है। और जो मान दिया है वो हम लोगों को लिखना है। OD का मान क्या है, U है, हमको मालूम है। BE का मान क्या है, V है। क्यों? क्योंकि OC का मान V है और ये दोनों सम्मुख भुजा है, तो इसका भी मान क्या होगा, V होगा। और OE का मान क्या है, T है। तो ये मान प्रतिस्थापित करके हम लोग देखेंगे, मान जब हम लोग प्रतिस्थापित करेंगे तो हम लोग को मिलेगा S बराबर 1/2 गुणे U प्लस V इंटू T। यहाँ तक हम लोगों को मान प्रतिस्थापित करने पर मिलेगा। जो हम लोगों को क्षेत्रफल का फॉर्मूला है उसी में हम लोगों ने जो मान है उसको प्रतिस्थापित किया। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं त्वरण जो वेग में परिवर्तन बटे समय होता है, तो A बराबर क्या होता है, V माइनस U बटे T। ये सूत्र आप लोगों को मालूम है, आप लोगों ने पहले पढ़ा है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें T का पक्षांतर कर सकते हैं, T को इस तरफ लेके जा सकते हैं और A को नीचे ला सकते हैं, तो हमको T का मान मिल जाएगा
तो t बराबर हो जाएगा v माइनस u बटे a। ठीक है, अब इसमें ये जो समीकरण था, ये जो हम लोगों ने मान रखा था, इसमें अब t की जगह हम लोग ये वाला मान रखेंगे v माइनस यू बटे a। ठीक है, सेम समीकरण उतारेंगे, s बराबर हाफ u प्लस v, बस अब इसमें t की जगह हम लोग रखेंगे v माइनस यू बटे a। तो अभी यहाँ पे आप लोग देखेंगे नीचे क्या है, हर में क्या है, यहाँ पर 2 और a है, 2 और a का गुणा हो गया तो हमको नीचे मिल जाएगा 2a। ठीक है, और ऊपर क्या बचा हमारे पास v प्लस यू और v माइनस यू बराबर s के बराबर है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने जो बहुत सूत्र एक पढ़ा है, आप लोगों को मालूम है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला सूत्र आप लोगों ने पढ़ा है। इसका क्या होता है, एक्सपांशन या इसका विस्तारित रूप a प्लस बी और a माइनस बी आप लोगों को मालूम है। तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है u प्लस वी, v प्लस यू और v माइनस यू, तो इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और 2a का पक्षांतर कर देंगे, 2a यहाँ पर आएगा और s के साथ गुणा में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2as। ठीक है, अब 2as बराबर हमको मिल गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आप लोगों ने ये वाला सूत्र पढ़ा ही होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, उसका एक्सपांशन क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो वही सूत्र हम लोगों ने यूज किया यहाँ पर। अब इसमें क्या करेंगे, v को यहीं पे रहने देंगे और u का पक्षांतर कर देंगे, u का पक्षांतर करने के बाद हमको ये लास्ट में समीकरण मिलेगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारा गति संबंधी तीसरा समीकरण। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक था, उसमें हम लोगों ने तो आज का जो टॉपिक था उसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी, जिसमें हम लोगों ने अलग अलग ग्राफ सीखे, दूरी और समय के बीच में आलेख, वेग और समय के बीच में आलेख, और आलेख द्वारा गति संबंधी तीनों समीकरण को हम लोगों ने एक तरीके से सत्यापन किया है। ठीक है, तो अब आगे आप लोगों को जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी आपके डाउट्स है, आप लोग पूछ सकते हैं। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, ने क्लास 9 विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1 में गति के नियम इस प्रकरण में दूरी और समय के बीच में आलेख, वेग और समय के बीच में आलेख, और आलेख द्वारा न्यूटन द्वारा प्रतिपादित तीनों गति संबंधित समीकरण को हम लोगों ने उसका सत्यापन किया। थैंक यू सर।